किस मसले में हम फंसते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें हमें फंसा गिरा है। अगर IMF का मर्द अगर खत्म हो गया ना तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त दोनों जानिब यानी हुकूमत और अपोजिशन वो दावे कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कहीं नहीं आए। अपोजिशन ये कह रही है कि नंबर्स पूरे हो गए हैं, बाकायदा उन्होंने तो अब तहरीक भी बना ली है, दस्तखत भी हो गए हैं, लेकिन ख़बरें कुछ ये भी सामने आ रही हैं कि जब काफ लीग से वाज़े कोई जवाब नहीं मिल सका है, अपोजिशन को BAP से कोई जवाब नहीं मिल सका है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई जवाब नहीं आया है, तो अब इनफरादी तौर पर अब लोगों को हटाया जाएगा, हिलाया जाएगा कि अब यहाँ से नंबर्स गेम पूरे किए जा सकें। नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपोजिशन पुरुम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ हुकूमत दावे कर रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, काफ लीग हो, BAP हो या जहांगीर तरीन ग्रुप हो, वो तमाम के तमाम साथ हैं, लेकिन वहाँ भी अभी धुआं है। साथ होने की वाज़े बातें और वाज़े मामलात वहाँ भी नज़र नहीं आ रहे। तो इस धुआं के अंदर जो है वो किसकी जानिब अब जो इक़्तिदार का हुमा है वो बैठने जा रहा है, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और बोल है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार अली हैदर साहब भी, उनसे भी इस सूरत पर बात करेंगे। लगारी साहब, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। सर, मार्च तो जा रहा है, पंजाब में बिलावल भुट्टो पहुँच गए हैं, लेकिन जो पैरेलल असल मामला है जिस पर अब काम हो रहा है, और वो 3 बड़ों के दरमियान ये भी फैसला हो गया कि अब तमाम जो ऑप्शन है वो अब तहरीक अदम एतमाद के हैं। नंबर्स भी वो दावा हो रहा है कि पूरे हो चुके हैं, और अगले आने वाले इलेक्शंस के भी, फौरी इलेक्शन की बात पर भी तमाम लोग रजामंद हो गए हैं, लेकिन जो वाज़े नंबर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो इतने धुआं के अंदर आपको लगता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान दावा कर रहे थे 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, तो वो आती हुई नज़र आ रही है? एक तो ये कि रिक्विजिशन पर दस्तखत करा लिए गए हैं, और रिक्विजिशन जो है वो कौमी असम्बली में जमा हो गई है। 14 दिन के अंदर होता है, मैंडेटरी है कि इजलास बुलाया जाए। तो अब स्पीकर के लिए मैंडेटरी है कि वो इजलास बुलाए और सदर ममलिकत इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करें, चूँकि रिक्विजिशन आ चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको गुज़श्ता साल के वाक़यात ज़हन में हैं, जब इंतखाबात हुए, ज़मीनी इंतखाबात हुए, और उसमें हुक्मरान जमात बिल्कुल वाइप आउट हुई, पंजाब से, सिंध से, इवन खैबर पख्तूनख्वा की अपनी सीट वो लूज़ कर गए। तो फिर सेनेट का मामला आया था। ये कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि सेनेट में जहाँ कतई अक्सरियत मौजूद है हुक्मरान इत्तेहाद की, वहाँ से अपोजिशन सीट निकाल लेगी। तो अपोजिशन ने वहाँ से एक सीट निकाली, और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए, वो कौमी असम्बली से मुंतखब हुए थे। अब उसके बाद इन्होंने एतमाद का वोट लिया, और नज़र रखने के लिए भी लिया कि जनाब कौन कौन साथ है, कौन कौन साथ नहीं है। लेकिन इस बार जो लोग छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं, वो लोग सामने आकर खुले आम पार्टी से अलहदगी का ऐलान करेंगे वोट देने के बाद, और शायद रिज़ाइन भी कर दें सीट से, इससे पहले कि हुकूमत उनको या पार्टी उनको पार्टी से निकालने का ऐलान करे, PTI पार्टी से निकालने का ऐलान करे, वो खुद ही रिज़ाइन कर देंगे। और उन्होंने अपोजिशन को पूरी अंडरटेकिंग दे दी है, और अपनी अपनी सीटों के बारे में कंफर्मेशन हासिल कर ली है। और मैं आपको ठोस अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ठोस आपके इस शहर से हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, कुछ उसमें से अरकान जो हैं वो आपके इस शहर से हैं, तो वो भी उस तरफ जा रहे हैं, और उनमें से भी कई लोगों को टिकट की यकीन दहानी तो कराई गई है, और लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि जो किसी भी सूरत में साथ देने के लिए तैयार है अपोजिशन का। तो उनके यहाँ एक खलबली की सूरत हाल मौजूद है। 172 इन्होंने ज़ाहिर करने हैं, और इनके पास इस वक्त 174 की नंबर उनके हाथ में हैं, इस वक्त उनके हाथ में हैं। ये अपोजिशन के बहुत अहम ज़राए का दावा है कि 174 तो हमारे हाथ के अंदर हैं मौजूद, और बाज़ नाम उनने शेयर भी किए हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है
एक अमानत है और हम उसको नहीं वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सूरत और वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल कल तक जब ये पेश कर दी जाएगी, अगर उसमें जमा करा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि अब हुकूमत इजलास बुलाने से पहले तो ही करती है, इजलास बुलाती है, इजलास बुला कर एडजर्न कर देती है, ये अभी आगे देखा जाएगा। सही। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक था लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची से अब इस्लामाबाद की जानिब है, पंजाब एंटर हो गया है, वो एक अपना अलग अवामी एक शो है जिसे वो चल रहा है। लेकिन दूसरा जो असल मामला है अदम एतमाद के ऊपर, नंबर्स गेम कह रहे हैं पूरे हो गए, वो कह रहे हैं नहीं हुए हैं। इत्तहादियों के बारे में हुकूमत कहती है हमारे साथ है, अपोजिशन कहती है कि वहाँ पर है। लेकिन सर इत्तहादियों के हवाले से सवाल है कि काफ लीग इस वक्त जो है वेट एंड सी की सिचुएशन में, आप सर लाहौर में और चीज़ों को बड़ा गहरी नज़र से देख रहे हैं। ये जो इत्तहादियों का रोल है ये खासा आम है, लेकिन सर इत्तहादियों का जो मिजाज है वो किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मौलाना फजल रहमान ने कल ये ऐलान किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी और उस पर अपना कहा जाता है कि सबका इत्तेफाक राय हो गया है। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की है वो ये है कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जो काफ लीग वाले हैं उनको कोई बेहतर ऑफर की जाए। अब मुझे नहीं पता कि मैं बिलावल साहब ने ये बात क्यों कही है, हालांकि उन्हीं के कहने पर दी गई थी चीफ मिनिस्टरशिप की अपना परवेज इलाही साहब को। तो गालिबन परवेज इलाही साहब ने इसलिए रिलेक्टेंट थे कि वो चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने तो 2023 के इंतखाबात तक मामले को जारी रखें, जबकि शुरू से ही नवाज शरीफ फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं और फिर बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। तो एक तो ये वजह बन रही है काफ लीग के इंतखाब शामिल न होने की। एक और तरीकाकार है जो इस बात को आप रद्द नहीं कर सकते कि इमरान खान एक बहुत बड़ी खेल खेल सकते हैं। उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मूव हो जाता है तो वो पंजाब में अपना चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं और परवेज इलाही को बतौर चीफ मिनिस्टर ले आते हैं। तो फिर एक ऐसी खेल शुरू होगी कि वफाक में अगर इमरान खान नहीं भी हैं और वहाँ पे दूसरी किसी की हुकूमत आ जाती है, फर्ज करें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो और पंजाब में उनका मुकाबला करने के लिए परवेज इलाही जैसा एक सीजन पॉलिटिशियन लाया जाता है, तो आप तस्वर करें कि किस किस्म की सियासत फिर जन्म लेगी। इस पे कभी आपने गौर किया? बिल्कुल, बड़ा एक अहम पॉइंट आप बात करें तो सर इसके फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब इतनी बड़ी खेल के लिए भी तैयार हो सकते हैं? इफ्तिखार साहब क्यों नहीं, मतलब आप उनको हटा रहे हैं, वो हट जाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर गेम पूरी हो गई है, तो उनके पास भी तो एक तरफ का ऐसा पता है कि जो भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब को अंडर प्रेशर रखने के लिए सब उन्हीं के सूबे के अंदर एक ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्ट्री सौंप दी जाती है जो इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर रहा है और जो आसिफ जरदारी के साथ ऑलमोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात इंजॉय करता रहा है। और ये भी हकीकत है कि जैसे भी है कि उनके पास इतने वोट नहीं है काफ लीग वालों के पास, लेकिन उनका अपना एक मुकाम तो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनकी बात सुनी तो जाती है। सही। तो आप अभी तक किसी ने इस एंगल से चीज को नहीं देखा। मैंने कहा चलें इसी में इफ्तिखार साहब एक सवाल स्टोरी में डाल देता हूं। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसी में एक सवाल ज़िम्नन इसमें मान लेते हैं कि अगर इस सारे अमल से, तहरीक अदम एतमाद के अमल से पहले ही इमरान खान साहब अगर परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बना लेते हैं, फ़र्ज़ हम कर रहे हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब के हवाले से भी तहरीक अदम एतमाद कमज़ोर नहीं हो पाएगी। देखें, इमरान खान क्या करते हैं इसके बारे में शायद उनको खुद भी नहीं पता। ये अफसोस की बात है। ठीक। और चौधरी बादान की जो कलीदी पोजीशन इस वक्त बन गई है, उनको तो बुज़दार साहब को बहुत पहले फारिग कर देना चाहिए था। दूसरी और तीसरी मुलाकात के बाद, जब 3-4 मुलाकातें हो गई थी अपोजिशन की चौधरी बादान से और ये बात मार्केट में आ गई थी कि उनको ये ऑफर की गई है, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि
उनको नॉमिनेट करके उनको चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवा देते, फिर उन पर काम छोड़ देते कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनएस को। सही, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसा हुआ। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट मामला है लगारी साहब। ये ऑप्शन जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं ये बड़ा एक अहम ऑप्शन है, इस पर भी चीज़ें तो हो सकती हैं। तो फिर इसका मतलब अपोजिशन भी इन सारे अमल को देख रही है। और जो बेहतर ऑफर की बात बिलावल साहब कल रात को शाम को की है, तो वो बेहतर ऑफर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो शायद उस तरह से ना दे पाएँ परवेज़ इलाही साहब को। नहीं, वो भी सही है। जो सूरत हाल है वो ऐसी बन रही है, और इफ्तिखार साहब का अपना तज्जिया भी बहुत ठोस है, और उनकी इंफॉर्मेशन अगर होती है उनके पास तो वो भी बहुत ठोस होती है, वो कच्ची बात नहीं करते हैं। लेकिन इमरान ख़ान के बारे में भी उनको अंदाज़ा है कि इमरान ख़ान किसी भी ईगोइस्टिक हैं और बहुत ज़्यादा अनापसंद आदमी हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने आदमी को जो है वो लेट डाउन कर दें, और जो उनका चीफ मिनिस्टर जिसको वसीम अकरम प्लस कहते रहे हैं, और जिनके ऊपर उन्होंने हमेशा अपने इक़्तिदार तक को बिल्कुल ख़तरे में डालकर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का, चूँकि एक उम्मीदवार नहीं थे, बहुत से उम्मीदवार थे, और बहुत से लोग अपना यानी ये जो चीफ अपना हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं ये ठोस उम्मीदवार थे, बड़े उम्मीदवार थे, और वो दोबारा आ भी सकते थे असम्बली के अंदर, लेकिन उनके लिए रास्ता रोका गया और इनको लाया गया। फिर उसके बाद अलीम खान थे, और बहुत लोग थे जो उम्मीदवार के तौर पर अटक से कई लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है इमरान ख़ान के मिजाज और उनकी अनापसंदी के ये ख़िलाफ़ है कि वो अपने उम्मीदवार को वसीम अकरम प्लस को जो है वो एक तरफ करके और बोले हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। अच्छा, ये बात भी उनको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होते हुए वो अपना बेस ज़्यादा वसी बनाएंगे, पीटीआई के लिए बेस नहीं बनाएंगे, और पीटीआई को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा ख़ुद वो हासिल करेंगे। जहाँ जहाँ से वो ज़रा से कमज़ोर पड़ रहे हैं वो वहाँ अपने आप को ठोस मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और उनकी सब बंदी अगले इलेक्शन के लिए होगी, और वो ज़्यादा ताज हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो अब एक प्लेयर के तौर पर सामने, यानी ये नहीं है कि शराकत इक़्तिदार का मसला होगा, वो ऐसा ढूंढेंगे कि आगे वाले 5 साल भी वो चीफ मिनिस्टर रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, ये ज़रूर सोचेंगे। और ये कि फिर कभी उस्मान बुज़दार अगर गए तो फिर उनके पास वही होगा कि बार्थी उसके पास जाकर, तौसा के पास जाकर वहाँ जाकर बैठें और फिर वहाँ से वापस ना आएँ। तो ये सूरत हाल ज़ाहिर इमरान ख़ान को कबूल करना होगी, जो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। सही, तो नहीं लगारी साहब, लेकिन इसके साथ जो जहांगीर तरीन साहब के एकदम ग्रुप ने एक्टिव हुआ है, फिर एकदम से उनकी खामोशी हो गई, और जो काफ लीग के क्लैरिटी जो चीज़ों में नज़र नहीं आ रही है, बीएपी के हवाले से भी ये है, एमक्यूएम, तो फिर क्या बुनियादें हैं जिस पर अब अपोजिशन सोचती है कि वो नंबर्स गेम से भी आगे चल रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जिन जिन लोगों को टारगेट किया हुआ है उनके साथ राब्ते हैं, जिन जिन लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है उनके साथ भी उनके राब्ते हैं। आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों में शहबाज शरीफ साहब से जाम कमाल साहब का रब्ता हुआ है जी, और एक बड़ा फरीक इक़्तिदार में बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी है, और आजकल जो है वो जो उनके ख़िलाफ़ एक गुबार उभरा था और एक उनकी वज़ारत आला ख़त्म हुई थी और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब आए थे। बिजंजो साहब तो अब लगता है कि चंद ही दिनों के या चंद हफ्तों के मेहमान हैं, वो अपने तौर पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि जाम कमाल भी खामोशी से नहीं बैठे हुए हैं। तो सूरत हाल बड़ी हद तक दूसरी तरफ जा रही है, और इतना ज़्यादा वो नहीं है जनाब इमरान ख़ान साहब के लिए कोई बेहतर माहौल नहीं है। और फिर ये कि मासस की हद तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया है जो पेट्रोल की और बिजली की कीमतें कम करने पर हुआ है। बिजली की कीमतें तो खैर कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी गई, एक ही दिन में 6 रुपये बढ़ाकर एक ही दिन में फिर 5 रुपये कम करना, लोग तो इस बात को मजाक ही समझते रहे हैं और समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ जनाब जो पेट्रोल की कीमतें कम की हैं तो एक महीना पहले 150-149 रुपये थी, अब जो है दोबारा 150 तक चली गई है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, वही है जो इन्होंने बढ़ाई थी वही वापस ले ली है। तो इससे भी लोगों को ये नहीं है कि बहुत इत्मीनान हो गया जी हमारे लिए वारे न्यारे हो गए और जनाब वज़ीर आज़म ने हमारे लिए दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, ऐसी सूरत हाल पब्लिक में भी नहीं है। पब्लिक के अंदर जो महंगाई जिस तरह मुतासर कर रही है वो अब भी मुतासर कर रही है। सही।
अच्छा, एक चीज़ जो इफ्तिखार साहब थोड़ा सा मुझे समझाइए आप हमारे नाज़रीन के लिए भी कि सर एक तरफ तो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च ये तो चल रहा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, रिक्वेजिशन अभी जमा हो जाती है तो तकनीकी बुनियादों पर 14 दिन में इजलास बुलाने का और ये सारा अमल हो जाता है। अगर बिलफर्ज ये तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाती है तो सर जो आगे 23 मार्च और ये जो प्लान हो रहे हैं फिर उनका मुस्तकबिल ये क्या होगा? देखिए, यहाँ तक तो इस करारदाद का नाकाम होना है ये अपनी जगह पे है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। सियासत में मैं तो उन लोगों में से हूँ जो आखिरी वोट की काउंटिंग तक कुछ नहीं कहता और देखता रहता है। असल में इशू आ रहा है हमें वो है इक्तिसादियात का। जी। ये जो रियायतें अनाउंस की हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कहा है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो गई थी हमारे पास, तो हमारे पास इतने पैसे थे किस्म की रियायतें लोगों को दे सके। तो लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब क्या आप फिर हमारा तमस्खर उड़ा रहे थे, आप हमारी जो बेबसी है उसका मजाक उड़ा रहे थे, काहे को आप इंतजार कर रहे थे? तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। बजाय वो जवाब दें, उनके जो तर्जुमान है वो बहुत ही बरहमी और नाराजगी का जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा जो कुछ अनाउंस किया गया ये हमें कॉस्ट करेगा 237 बिलियन रुपए। ये 237 बिलियन रुपए की बात मैं तब कर रहा हूँ जिस दिन ये अनाउंस किया गया उस दिन ब्रंट जिसको आप ऑयल जो है 102 थी और आज जो गालिबन वो 114-15 को भी क्रॉस करके तकरीबन इतना। जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और जो आपने रियायत दे दी है इंडस्ट्रीज को, सनतकारों को कि जाएं जाके आप लूट मार का पैसा ले आए, ब्लैक मनी ले आए। जिस लूट मार और ब्लैक मनी के खिलाफ आज भी तकरीर फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं पे बैठे हुए कि कौमें तबाह हो जाती हैं यहाँ पे पैसा हराम का आ जाए, हराम का माल कमाया जाए, हराम का माल बाहर जाए। आज तकरीर फिर फरमा रहे थे उस हराम के माल को, कमाए हुए माल को, ब्लैक मनी को, पता नहीं वो स्मगलिंग का पैसा है, पता नहीं वो मनशियात का पैसा है, पता नहीं वो किस चीज का पैसा है, उसको इजाजत दे दी कि इतने % आपको इसको दें और लाएं और क्या मर्जी लगाएं, हम कोई पूछगिछ नहीं करेंगे। इसने पिछली दफा भी IMF ने इस पर इतराज किया था जब ये रियायत जो चल रही थी तमीराती के लिए, उस पर IMF ने इतराज किया था। अभी IMF का वो इतराज मुकम्मल नहीं हुआ तो नहीं ये काम करके दिखा दिया। अब मुझे समझ नहीं आती है कि ये खेल किधर जाएगी। अगर IMF ने फैसला कर लिया कि उन्होंने हमें नहीं देनी अपनी जो तीसरी जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, तो फिर क्या करेंगे? क्या हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? और डिफॉल्ट हुआ है, अभी ये श्रीलंका जो है डिफॉल्ट को फेस करने जा रहा है। ये मामला इतना सिंपल और सादा नहीं है कि हम इसको महज एक इमरान खान की जाने और न जाने से मुतल्लक कर रहे हैं। जो आने वाले हैं उनके लिए भी तो कोई अच्छी चीज नहीं होगी, उनके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा करके जा रहे हैं जो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएंगी। सर तो सर ये जो आप जरा आप जरा तवज्जो देना इस मामले पे। बिल्कुल। तो सर ये कैसे, अगर यकदम कैसे ख्याल आ गया कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं रियायत दे सकता हूँ? ये भी तो कहा जा रहा है कि प्रेशर की वजह से है कि अपोजिशन का प्रेशर है और थोड़ा थैंक यू। को प्रेशर है वो कभी भी ईमान पे को प्रेशर है। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया वो अनापसंद इंसान है। अनापसंद इंसान कभी ये नहीं मानेगा कि उस पर प्रेशर आया। नहीं, दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन पाकिस्तान। आई टेल यू, मैं मेरी इतनी उम्र है, मुझसे ज्यादा उम्र मेरे उस्ताद मोहतरम की, हमें समझ नहीं आ रही है किस मसले में हम फंसते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें फंसाया जा रहा है। अगर IMF का मदद अगर खत्म हो गया ना तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये 30,000 की इंटर्नशिप दे रहा है, ये अपना कह रहा है जो मर्जी करो। नौकरियां, ये वो शख्स है ना जिसने कहा था मैं नौकरियां दूंगा, घर दूंगा। 4 साल में तो वो नौकरियां घर दी नहीं। अब ये नोट छाप के अगर ये चलाना चाहेंगे तो आप यकीन करें कि आप 50 रुपए कर देगा। सही। तो ये लगारी साहब 14 अरब रुपए अभी वो बिला सूद कर्जे हैं, 30,000 वो है, फिर सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। तो कल कह रहे थे कि माइंस बिछाई गई हैं मुस्लिम नून की जानिब से हमारे लिए, तो अब जाते जाते खान साहब भी मज़ीद माइंस बिछा रहे हैं अगले आने वाली हुकूमतों के लिए। मेरे ख्याल है वो पहले दिन से बिछा रहे हैं और लोगों के सामने एक गलत परसेप्शन पेश किया जाता है, गलत आदाद शुमार पेश किए जाते रहे थे। ये कह रहे थे कि जनाब हमारा तो इन्होंने टारगेट किया था कि हमारा 2 अरब से कुछ ऊपर
जो है वो जो डिफिसिट होगा करंट अकाउंट का वो 2 अरब से ज़रा सा कुछ ज़्यादा होगा। इस वक्त जो है वो पिछले 7 माह में 12 अरब से क्रॉस कर गया है और जो उन्होंने टारगेट किया था इतनी मुद्दत के लिए उससे ये तकरीबन 12 गुना है और 12 गुना ज़्यादा है करंट अकाउंट डिफिसिट जो वो कह रहे हैं और कहते रहे और कल तक कह रहे थे। वो स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आया है उसको आप देख लें, करंट स्टेटमेंट जो है उसके अंदर तो इन्होंने इनका सारा कुछ अच्छा। फिर ये है कि 17 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा सर। और फिर ये कि 17 अरब का ये कह रहे थे कि उस वक्त जब ये इन्होंने एस्टिमेट किया था तो इनका जो ट्रेड डेफिसिट था 17 अरब का था, 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यार इतना तो मतलब क्या किया है मुल्क के साथ इन्होंने, मजाक क्या किया है। और क्या 9% ओनली 9% जो है रिमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, जबकि आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है कि उसको फिल करने के लिए दुगना हो गया। आपकी एक्सपोर्ट से आपकी इंपोर्ट्स जो है वो दुगनी हो गई हैं, दुगनी से भी बढ़ गई हैं। इस सूरत हाल में आप बोल एक बात में और कहना चाहूँगा, जो ये कहते हैं ना एक्सपोर्ट कि 4 अरब, बाबा एक्सपोर्ट का क्या, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ा है? नहीं, हुआ ये एक्सपोर्ट का कीमत बढ़ गई है। मसलन अगर पहले मैं एक कमीज बेचता था और वो $1 की जाती थी और $1 85 रुपए का था, आज वो जो कमीज बेच रहा हूँ वो 85 रुपए की नहीं है, 165 की बिक रही है। भाई कीमत बढ़ रही है, वॉल्यूम तो शर्ट तो मैं ही बेच रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट, हमारी एक्सपोर्ट की वॉल्यूम बढ़ी है। ये असल मामला है कि एक्सपोर्ट की जो कीमत है वो डॉलर की कीमत बढ़ने से जो रेमिटेंस का वो उसके बढ़ा है, तो वो फिर मखसूस है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो फ़ायदा हो, लेकिन वॉल्यूम की जो बात हो रही है वो वाकई नहीं बढ़ा है। लेकिन देखते हैं कि अब ये जो इतने मरात की ऐलानात वज़ीर आज़म कर रहे हैं उसके पाकिस्तान की मईशत पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आने वाले, अभी तक तो हालात जो है वो मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म मुश्किल में है या नहीं ये भी अब अगले 24 से 36 घंटों में नज़र आएगा जब वाकई तरीके अदम एतमाद का मामला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। आज 3 मार्च है, 2 बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। एक कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के हवाले से कि आज इतने साल गुजर गए, और दूसरा आज एक भारतीय आबदोज को डिटेक्ट किया गया है और वापस भेजने पर मजबूर किया गया। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ बात करेंगे 3 मार्च की। तो 3 मार्च में पिछले 6 साल पहले जाएं तो एक बड़ा अहम वाक़या हुआ था जब भारतीय एक एजेंट हाजिर सर्विस नेवी के ऑफिसर कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले खबरों को अगर आप जोड़ के देखें तो नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ये कहा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर वो दरअंदाजी करते रहेंगे, और ये हमें नज़र आ रहा है कि मशरिक़ और मगरबी सरहदों के ज़रिए ये तमाम तर काम होते रहे। लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन और उसके बाद कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हुई। तो आपको बताएं कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के लिए एक अहम और काबिल फ़ख्र दिन था जब भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को हसास इदारों ने रंगे हाथों पकड़ा। कुलभूषण यादव हुसैन मुबारक पटेल 3 मार्च 2016 को पाक ईरान सरहद से पकड़ा गया। उसके साथ साथ ही 24 मार्च 2016 को पाक फौज ने कुलभूषण यादव से तहलका खेज इंकशाफात किए। 2013 के आखिर में रॉ के लिए जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू की। ये एतराफ़ था कुलभूषण यादव की जानिब से। कराची और बलूचिस्तान में कई तखरीबी कार्रवाइयों में किरदार अदा किया गया। कुलभूषण ने इस बात का भी एतराफ़ किया। कुलभूषण का मकसद फंडिंग लेने वाले बलोच अलहदगी पसंदों से मुलाकात करना था। ये भी उसने अपने बयान में, जो वीडियो बयान था उसमें ये बताया। कुलभूषण का मकसद कत्ल समेत मुख्तलिफ घिनौनी कार्रवाइयों में उनसे ताउन करना था। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों की मुतादिद कार्रवाइयों के पीछे रॉ का हाथ था है, ये भी कहा गया कुलभूषण की जानिब से। भारत ने हाजिर सर्विस जासूस को अपना मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण की वालिदा और अहलिया से उनकी मुलाकात भी करवाई। पाकिस्तान की फौजी अदालत ने कुलभूषण यादव को सजाए मौत देने का भी फैसला सुनाया, और उसके बाद भारत की जानिब से जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें गए और उसके बाद ये सज़ा को इंटरनेशनल कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किया गया। लेकिन
तब से लेके अब तक भारत को बार बार लिखा जा रहा है कि वो वकील फराहम किया जाए, और आज भी ये कहा गया कि इंसानी बुनियादों पर वकील फराहम किया जाए ताकि इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने यह कहा आज भी अदालत में कि वो संजीदा नहीं है इस मामले में और कुलभूषण यादव के लिए वो वकील चाहते हैं। एक जानिब उन्होंने पहले हाजिर सर्विस ऑफिसर नहीं माना, फिर मान लिया और उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, और उसके बाद फिर से लेतोलाल से काम लिया जा रहा है कि शायद किसी तरह से कुलभूषण को वो बचा सकें, लेकिन वो अदालतों का सामना भी नहीं कर रहे हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, एक तो मामला हम 3 मार्च का ये कर रहे हैं, फिर 1 मार्च को एक और खबर है, अपने नाज़रीन को साथ साथ वो भी दें, और वो है पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का जो सुराग लगाया है। पाक बहरिया ने जासूस के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिले को रोका और उसके साथ ही उसे वापस भेजने पर मजबूर किया। 5 बरस में ये जो चौथी आबदोज है पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिले की कोशिश कर रही थी और इसे नाकाम बनाया गया। नाज़रीन, ये थोड़ा सा मैं एक जुमला कहता चलूँ कि जब कोई आबदोज होती है तो वो डिडक्ट हो जाती है तो वो फिर आबदोज बिल्कुल ख़त्म है कि यानी उसको फौरी तौर पर तबाह किया जा सकता है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने ये डिडक्ट किया और भारतीय जो आबदोज है उसे वापस जाने पर मजबूर किया है। ये इस बात का दावा है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए भरपूर सलाहियत रखता है, लेकिन खित्ते में जो अमन का तवाज़ुन है वो बरकरार रहे, इसलिए किसी भी किस्म की जारहियत पाकिस्तान की जानिब से हमेशा न बर्री न बहरी न फ़ज़ाई हुदूद के हवाले से की गई है। तो लेकिन जब की गई है तो उसका भरपूर जवाब हमने वो दिया है, वो चाहे 27 फरवरी हो या फिर आज का दिन हो। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये सर कुलभूषण के मामले से आगाज़ कर लेते हैं कि बड़ा क्लियर कट एक केस था, फिर फौजी अदालत ने सजाए मौत का भी कह दिया। भारत पहले तो मान नहीं रहा था, फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया और उसके बाद अब फिर अब मान नहीं रहा। तो अब क्या करना है सर इसका, जो पाकिस्तानी अदालतों में मामला आगे आगे और आगे चलते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो तो नज़र आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो सीरियस नहीं हैं आपको, और ये भी अपना आगे मजीद लीगल प्रोसेस को आगे फॉलो करने में, लेकिन हम तो फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कि जनाब इनको एक डिफेंस जो है, ये बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का, लेकिन इसको हक है दिया जाए कि उसका फेयर ट्रायल हो और जो उसकी अपील है वो आगे फेयर तरीके से चले। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो बहरहाल कुलभूषण जो है वो तो हमारे पास एक जिंदा मिसाल है, एक लाइव ट्रॉफी है जो हमने रखी हुई है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा। दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में और ये एक सर्विंग नेवल ऑफिसर। और मजे की बात यह है, आपने कहा कि ठीक है इंडिया जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर से करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह कि ये कुलभूषण यादव ये तो ईरान की सरजमीन चाबहार वहां से ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान में। ना सिर्फ बलूचिस्तान दहशतगर्दी बल्कि सीपैक के खिलाफ सीपैक को सबोटाज किया जाए। और आपको मालूम है कि वो कराची का मशहूर वो जिसको हर केस में बरी किया जा रहा है उज़ैर बलोच, वो भी ईरानियन इंटेलिजेंस के पेरोल के ऊपर था। और ये अपना कुलभूषण जो है ये तो कराची तक इसके ताने बाने थे, ये कैसे मिलके अपना फौजी मूवमेंट्स को उनको मॉनिटर करना, जो बागी और ये सेपरेटिस्ट है कुछ वहाँ पे तंजीम में बलूचिस्तान में उनको इंसाइट करना कि बगावत के लिए अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान को बदअमनी कायम रखना। तो देखिए कुलभूषण को ठीक है, पहले तो इंडियन नहीं मानते थे कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक कमाल बात की, उन्होंने उसकी फैमिली को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर मिलने की इजाज़त दी। और जब मिलने की इजाज़त दी तो वो इंडिया से आए, तो फिर बातचीत सारी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये तमाम बातें खुल के, तमाम वीडियोस ऑडियो सब चीज़ें सामने हो गई। तो इंडियंस की बड़ी ह्यूमिलिएशन तो हुई है, ऐसी ह्यूमिलिएशन है कि मैं कहता हूँ अभिनंदन जो है उसको तो हमने 24 घंटे में छोड़ दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया जेस्चर ऑफ गुडविल। लेकिन ये आप देखें अब कितने साल हो गए हैं कि कुलभूषण स्टिल इन पाकिस्तान, हमारी तहवील में डेथ सेंटेंस हुई है। अब आगे देखते हैं कि उसकी अपील कहाँ तक जाती है, मर्सी अपील करता है यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद मर्सी अपील जाती है। लेकिन इंडियंस को ये मालूम है ये हमारे पास एक लाइव जीता जागता एग्जाम्पल है, एक शख्स है
सर्विंग नेवल ऑफिसर, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है जो इंडिया की रौब ये कर रहे हैं। और इस तरह की इनके एक्टिविटीज़ होती है वाया अफगानिस्तान, अभी भी वो कर रहे हैं, और उनके ईस्टर्न बॉर्डर तो वो तो जारी बात है, वो तो करते रहते हैं। सो इट्स अ बिग, मैं समझता हूँ, ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया, अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। सही। लगारी साहब, एक जानिब तो सी पैक को सबताज करने के लिए मुख्तलिफ एक तरीक़ाकार हैं जो अपनाए जा रहे हैं, कभी कहीं बम धमाके हैं, और बड़े बड़े ऑफिसर्स इस टाइप के, जैसे कुलभूषण की गिरफ्तारी हुई है, वो बैठ के मुख्तलिफ जगहों से नेटवर्क भी चला रहे हैं, और नेटवर्क में जो यहाँ मकामी हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो कुलभूषण वाला मामला है, एक दो बड़े अहम रुख हैं। एक लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसको फांसी दे दी जाए, दूसरा ये मौक़िफ़ भी है मैं पाकिस्तानी शहरियों के, वो कह रहे हैं इसको ज़िंदा रखा जाए ताकि जब तक ये ज़िंदा है तब तक पूरी दुनिया को दिखाया जाता रहे कि भारत ये कर रहा है और ये शख्स है और इसका ये बयानात हैं। नहीं, आपने अगर आज सीधे दिन तो कल परसों तरसों 8 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद लोग भूल भाल जाएंगे कि जनाब यह कोई था, और उसको याद भी कोई नहीं रखेगा, और उसके वाक़यात भी धुंधला जाएंगे। आपके पास बैठा है एक इंडिया के जो सीने पर है एक ताज़ा ज़ख्म रहेगा। ये हमेशा जब भी ये अंदर यहाँ है हमारे पास, तो इंडिया के लिए एक ज़ख्म रहेगा, और उसके खिलाफ एक चार्जशीट रहेगी, और ये एक गवाह रहेगा और एक सबूत रहेगा कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मामलात के अंदर अपने सर्विंग ऑफिसर्स को भेजता है, और जो यहाँ आकर मुदाखलत करते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये रहता है तो, और ज़िंदा रहता है और यहाँ बैठा हुआ है, और इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको बचाने के लिए, इसके लिए वकील करने के लिए, इसके ह्यूमन इंसानी बुनियादों पर इसका केस लड़ने के लिए इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारी तरफ से तो कोर्ट ने सजा दे दी है। लेकिन अगर आप इसको ज़िंदा रखेंगे तो कम अज़ कम इंडिया के लिए याद दहानी रहेगी कि तुमने क्या किया था, और तुम्हारा सर्विंग ऑफिसर हमारे पास आया था। तो उन्होंने भी देखा आपने कि आपके यहाँ एक सिपाही मकबूल हुसैन था जी, उसको गुलवाने के लिए उनने एक तवील जंग, 50 साल तक का एक मामला ऐसा था कि उसको रखा, और जब वो छूट कर आया तो सीधा अपने कमांडर के पास पहुंचा और कहा कि मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया हूं, और उसने वहां पर ना सरेंडर किया था। ये सब कुछ कह चुका है, ये सबमिट कर चुका है, ये अपनी तमाम एतराफ़ात ऑन कैमरा कह चुका है। मकबूल हुसैन ने कोई एक जुर्म भी तस्लीम नहीं किया था, और किया भी नहीं था उसने कोई जुर्म। तो ये एक फ़र्क है जो दुनिया के सामने जाएगा। हम अपने आदमी का नाम फ़ख्र से पेश करेंगे कि ये था हमारा एक सिपाही, ये मकबूल हुसैन था, और दुनिया को बताएंगे कि ये एक शख्स है जो इतने बड़े ओहदे पर था, और ये हमने अपनी सरजमीन पर इसको गिरफ़्तार किया। तो ये हमारे लिए एक सबूत के तौर पर, एक शहादत के तौर पर हमारे पास मौजूद रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बगेड़िया साहब, एक तो हम कुलभूषण के हवाले से बात करें। आज ही आपने तकरीबन ये 2-2:30 बजे खबर बड़ी आम देखी कि भारतीय आबदोज़, और पिछले 5 साल में चौथी बार ये हुआ है आबदोज़ के ज़रिए, क्योंकि समंदरों का एक अपना एक सिस्टम है डिफेंस का, वहाँ आज फिर ये डिटेक्ट हो गई है। इससे पहले भी ये डिटेक्ट हुआ 27 जब फरवरी 2019 का मामला था, तब भी यही कुछ हुआ, और अब उसके बाद ये मामला हुआ। तो ये बार बार ये क्यों इस तरह का, भारत क्या चाह रहा है? मतलब वो जंग की कोई ना कोई सूरत रखना चाह रहा है, मतलब खुल के तो नहीं, चलें किसी न किसी तरह से छुप के इस किस्म के मामलात करता रहे। ये है कि पाकिस्तान को प्रोवोक करते रहो, पाकिस्तान को हर तरीके से इनकी, अब ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है जो उन्होंने की टेरिटोरी वाटर में। और देखें, ये पहली मरतबा नहीं है, ये 4-5 मरतबा हो चुका है पिछले 5 साल में, और हर मरतबा उनकी ह्यूमिलिएशन इस तरह हुई है कि जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा कि जब एक आपका एंटी सबमरीन लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जब उसको डिटेक्ट कर लेता है सबमरीन को, इसका मतलब ये कि द सबमरीन हैज बीन किल्ड, ठीक है ना जी, वो ख़त्म हो गई। वो अलग बात है कि हमारी वो लार्ज हार्टेडनेस है, वही अमन वाली बात है कि जी वी डोंट वांट के मामला एस्केलेट हों, और उनको सबक ये सिखाया जाए कि भाई अगर तो आप ये समझ चेक करने आए हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस का लेवल क्या है, तो वो तो हमने आपको बता दिया। कितनी मरतबा आप टेस्ट करते रहेंगे, आते रहें, हम भी आपको वी विल आल्सो रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। और लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि हमने जंग के हालात और इस तरह की एस्केलेशन नहीं करनी है अनलेस कि वो आप पे मजबूर कर दी जाए, आप पे थ्रस्ट कर दी जाए। तो ये एक उन्होंने फिर दोबारा देख लिया
कि पाकिस्तान नेवी के जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सबमरीन जो हमारी यूनिट्स हैं, चाहे वो इन द सी हो या चाहे इन द एयर हो, वो देख लें आप, उन्होंने अपना काम जो है वो 16 ने किया एंड द इंडियन हैव गॉट द मैसेज द सबमरीन वाज अलाउड टू गो अवे। मेरा ख्याल है वो ठीक बात है। और जो सबमरीन का क्रू होगा, मेरा ख्याल है उनकी तो आज फिर एक दफ़ा ठीक क्लास ली जाएगी व्हेन दे गो बैक टू द बेस बाय द इंडियन नेवल कमांड। देखिए ना, इस तरह की अगर आपकी सबमरीन डिटेक्ट हो जाए तो फिर वो किधर गई आपकी ट्रेनिंग, किधर गई आपकी अपनी नेवल वॉरफेयर में आपकी महारत, जिस तरह की आप क्लेम करते हैं। तो ये तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान नेवी की जो सुपीरियर ट्रेनिंग, सुपीरियर प्रोफेशनलिज्म और हमारा जो एक ऑपरेशन एज है उनके ऊपर, एक दफ़ा वो फिर आप देख लें अय्या हो गया। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं रही। तो आई थिंक इंडियन शुड फील अशेम्ड अबाउट इट। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ तो है कि अब ये 74 साल से हम जंगों में भी रहे हैं और इस किस्म के ऑपरेशन भी और इस किस्म की डिटेक्ट भी हमने करते रहे और वहाँ से भी होती रही दरअंदाजियाँ, सारी चीज़ें हैं। तो सर ये इसका मतलब बस यही है कि नस्ल दर नस्ल दो हमसाए हैं और उनके दरमियान यही कुछ चीज़ें चलेंगी, इससे आगे कुछ नहीं है। भारत अपनी बर्तरी साबित करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है वो करता ही रहेगा। वहाँ क़यादत नहीं चेंज होगी, वहाँ माइंड नहीं चेंज होगा। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे मौजूद हैं और जो RSS और हिंदुत्व वाला माइंडसेट आ गया, प्रिवेल कर गया है, और जिस तरह हम मुसलमानों की इस्लाम दुश्मनी हम सारी देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो, तो उस वक्त तक तो मैं नहीं देखता हूँ कि कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई हालात में बेहतरी आ सकती है। यस, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाए और कोई एक और गवर्नमेंट है, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बेशक हो, वो ठीक है, इंदिरा गांधी ने इन्वेजन ऑर्डर की थी इस पाकिस्तान की 1971 में, लेकिन फिर भी मोदी के अलावा मैं समझता हूँ कोई और इंडिया लीडरशिप हो, वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो है मामलात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएँ। और हमारी कंडीशन बड़ी क्लियर है। नंबर एक, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप मामलात को रिवर्स करें, ठीक है ना जी, और सिट डाउन ऑन द टेबल विद अस एंड रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम पीसफुली, और यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना रोल अदा करे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी को इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं, दिस हैज़ टू स्टॉप। इफ़ दे डोंट स्टॉप दिस, अगर वो बलूचिस्तान में और KP में ये मामला ख़त्म नहीं करेंगे, तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन जो है वो कायम हो सकता है और ट्रेड जो है वो शुरू हो सकती है। वो अलग बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अच्छी बात है, मैं तो वेलकम करता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अब कितने महीनों से आप देखें सीज़फायर जो है वो होल्ड कर रही है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो ये चाह ही नहीं रहा होता कि अमन की सूरत हो, और इसी में अब पहले तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अब खेल के मैदानों में भी भारत की वजह से पाकिस्तान में एक खासा मुश्किल रहा है। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम मौजूद है, कल से टेस्ट सीरीज़ का भी आगाज़ होने जा रहा है। लगारी साहब, नसीम राजपूत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन लगारी साहब मैं आपका ये मौक़िफ़ लेंगे, बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान में इतनी देर के बाद जो सबसे बड़ी टीम है दुनिया में इस वक्त वो भी आना शुरू हो जाए। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आ गई है, तो ये एक बड़ा खुश आइंद मामला है कि पाकिस्तान जो है वो खेल के मैदान आबाद कर रहा है और पूरी दुनिया में कुछ और मामला चल। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना तो बहुत बड़ा वाक़या है, और इतने अरसे के बाद 2-2.5 अशरे गुजर गए और एक जनरेशन उम्र के दूसरे हिस्से में चली गई है और एक बच्चे जो हैं वो जवान हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक बड़ा इवेंट हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम का पाकिस्तान में आना क्रिकेट का रिवाइवल होगा। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि इस पूरे के पूरे अरसे में जब पाकिस्तान के ग्राउंड्स वीरान पड़े हुए थे, एक तो हमने PSL करके इसको आबाद किया, और दूसरा ये हुआ कि हमारे अपने खिलाड़ियों ने अपने क्वालिटी को, अपने खेल के जो उनका हुस्न है उसको कम नहीं होने दिया। मेरे ख्याल में मेरे बात करने से ज़्यादा बेहतर है नसीम राजपूत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम साहब, अब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान क्या देख रहे हैं सर, किस तरह की पाकिस्तान की तैयारियां इतनी बड़ी टीम के खिलाफ टेस्ट में होंगी? जी, सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, जितने आपके पैनल में लोग बैठे हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, पाकिस्तान टीम की तो ये अभी हम रिसेंटली T20 क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी कंडीशन में ही खेल रहे थे। हम T20 क्रिकेट कोई बाहर नहीं है। नसीम राजपूत साहब, हम इस पे बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।